Good evening, all of you. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Yes, good, very good evening. कल हम देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे थे ना? Yes. Yes, sir. चलिए Yes, sir. उस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of emitted photoelectron when a photon of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 electrovolt, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron when a photon of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 electrovolt, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फाई की वैल्यू दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। Sir, 1. 1 हाँ 1. एग्जैक्ट 1 आया या 1 पॉइंट समथिंग आया? Sir, exact 1. ओके ठीक है, चेक करते हैं। नहीं sir, 1.13. ओके राइट है। फाई की वैल्यू दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, और फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ और फोटोन कितना दिया हुआ है? 300 Nanometer. दिया है क्या? Yes sir. Yes, sir. बताइए, नैनोमीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1240 upon 300. यस, 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कितनी एनर्जी मिलेगा? इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना? तो हम Yes, यहाँ पे sir. वैल्यू पुट करेंगे 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना है? 300। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक कितना आ जाता? अप्रोक्स 4.13. 4.1 अप्रोक्स पकड़ लो। Yes sir. 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, ठीक है ना?
अब आपसे पूछा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन, आपको कैलकुलेट कर लिया आपने, 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिए। फाई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो कल का लेक्चर 1.1 Kinetic energy equal एनर्जी to क्या होता है, एनर्जी energy ऑफ of photon फोटोन minus माइनस फाई phi. होता है क्या। Yes, sir. एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट है क्या, Yes, sir. माइनस फाई की वैल्यू कितनी है, 3 3. इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1.1. 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। किसी को कोई दिक्कत। No, sir. नकुल तुम नहीं थे कल। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा अच्छा ठीक अरे है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कब दिया था आपने? कल दिया था। ओके एच सर। न्यू नो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दिया था क्या। हाँ Yes, वो sir. दिया था। तो एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन ही होता है ना। हाँ राइट सर। सर ये फॉर्मूला दिया था तब मेरा नेट नहीं था शायद। और सर ये हमें ऐसा यूनिट जूल में निकालना चाहिए ना इसका आंसर। क्यों, इलेक्ट्रोल में भी चलेगा क्या सर? तो कोई भी इलेक्ट्रोवोल्ट में भी चलेगा, जूल में भी चलेगा, किलो जूल में भी चलेगा। ओके सर। अब इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है एक, तो दूसरा भी निकाल लेने का, क्यों दोनों को कन्वर्ट करते बैठने का। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, लिखिए। Yes, sir. लिखिए क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगला क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron, emitted photoelectron when photons of wavelength, when photons of wavelength 410 nanometer, 410 nanometer falls on the metal, falls on the metal is 2 electrovolt, is 2 electrovolt. Calculate, calculate work function, calculate work function, comma threshold frequency and threshold wavelength, threshold frequency and threshold wavelength. सर एक बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग बोल दीजिए, बस एक लाइन स्टार्टिंग की। मैं लिख ही देता हूं बेटा। हाँ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photo electron when photons of wavelength
wavelength 410 nanometer falls on the metal is 2 electrovolt. Calculate work function threshold frequency and Sir, 1.2 electrovolt. threshold wavelength. किसकी वैल्यू? इसकी एग्जांपल अब इसमें 2-3 वैल्यू कैलकुलेट करना है. एक वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. अब आपने किसका आंसर बोला मुझे सर बताओ. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.2 वर्क electrovolt. हाँ फंक्शन सर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट. 1.2 electrovolt. ओके. और आगे श्रेयस यस सर. बोलो. सर आधे जाके अटक जा रहे हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है. Sir, अब बोलिए. threshold wavelength is 3. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3. Yes, sir. चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. देखिए आप लोग कहाँ तक सॉल्व किए थे, क्या सॉल्व किए थे, कहाँ गलती हो रही थी, चेक कीजिए. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दिया है क्या? काइनेटिक एनर्जी दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. कितना दिया हुआ है? 2 2 इलेक्ट्रोवोल्ट. electrovolt. ठीक है ना? वेवलेंथ ऑफ फोटोन दिया है क्या? 410 नैनोमीटर दिया है ना? तो क्या मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूँ क्या? यस सर.
बोलिए कैसे? 1240 upon lambda अपॉन 410 0. होगा क्या? Yes, sir. जीरो 3 से आता है. कैंसिल है, yes कितना sir आता है? answer is 3.02 3.02. 3.02 02. पक्का? Yes, sir. yes sir तो ये आ गया 3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ईपी माइनस -5. पाई। 5. काइनेटिक एनर्जी पता है कितना है? 2। 2 electron. एनर्जी ऑफ फोटोन पता है कितना? 3.02 माइनस 5। तो यहाँ से बता 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.02 माइनस 2 कितना आ जाता? 1.2 1.02. इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. पक्की बात? Yes, sir. Yes, मुझे sir. बताओ, फाई इज इक्वल टू HC बाई लेमडा नॉट लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. HC बाई लेमडा नॉट लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो। yes sir HC की वैल्यू 1240 लिख सकता हूँ, अपॉन वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में के टर्म में लिख सकता हूँ, तो इसे एनर्जी जो मिलेगी इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में मिलेगी, मिलेगी ना? Yes, sir. और फाई की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रोवोल्ट में? 1.02 0.02. इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ से वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जो ये वेवलेंथ निकलेगा एंगस्ट्रॉन के टर्म में, यही क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। 12400 अपॉन 1.02, बताइए कितना था? बोलो कितना था? 1215 1 to 156. 156। 0.8. 0.8 ठीक है। 1 to 156 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना? एल लेमडा नोट की वैल्यू आ गया। अच्छा, आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा होता है क्या? Yes, sir. yes यहाँ sir पे यदि मैं न्यू नोट लगा दूं, लेमडा नोट लगा दूं, न्यू नोट लगाऊं तो लेमडा नोट भी हो जाएगा। Yes, sir. न्यू नोट की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3. 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है क्या? Yes. Yes, sir. हाँ, इसका एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। yes Yes, sir sir. बस, तो यहाँ से न्यू नोट की वैल्यू निकल जाएगा। न्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन 3 upon lambda लेमडा naught नॉट। और सी की वैल्यू कितनी? 3 इंटू into 10 to the power 10⁸ 8. मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये कितना है? 156. 156 एंगस्ट्रॉन है। तो इसको मीटर में बताने के लिए क्या करेंगे? इंटू 10 Into 10 पावर power 10. 10 मीटर। -10 हाँ, -10। तो ये मीटर से मीटर कैंसर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ है, नीचे से 10⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻10। तो 10 कितना हो जाएगा? 18. डिवाइडेड बाई 1216 सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करके बताओ न्यू नॉट की वैल्यू कितना था? सेकेंड इनवर्स बोलिए या हर्ट्ज बोलिए?
सर 0.000246। ऐसा क्यों? सर 3 से डिवाइड किया सर 12,156 को। ऐसे करो ना, 30 divided by 1 to यहाँ पे 156. 4 जीरो ले लो तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ गया तो कितना होगा? इंटू 10 का पावर 14 डिवाइडेड बाय 12156। और इसको सिंप्लीफाई कितना आता है? सर 2.46 और आगे जाता रहता है। हाँ, 2.46 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स इन यूनिट की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल, देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले हमने जस्ट कौन सा मॉडल पढ़ा था? रदरफोर्ड पढ़ा था क्या? Yes, यस sir. सर। तो रदरफोर्ड का जो फेल्योर है, तो उसके हमने ड्रॉबैक्स भी देखे थे। तो रदरफोर्ड का जो फेल्योर है उसको पूरा करने के लिए बोहर ने अपना एक कंसेप्ट दिया, जिसको हम बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो लिखो, पहले इंट्रोडक्शन में लिखो, आफ्टर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आफ्टर द फेल्योर ऑफ Rutherford model of atom, Bohr given a new model known as Bohr's model of atom, Bohr's model of atom, which is based upon classical law of physics, and quantum mechanics, which is based upon classical law of physics and quantum mechanics, classical law of physics and quantum mechanics। अब देखिए, सबको लिखा? Yes, sir. यस सर। इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब है, क्या होता है? एजम्पशंस, जिसको हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होता है और उसी को मान के हम बाकी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के भी कुछ पोस्टुलेट्स है, तो हम लिख लेंगे। लिखिए, मेन पोस्टुलेट्स
main postulates of Bohr model of atom. Bohr model of atom. Main postulates of Bohr model of atom. ठीक है ना? कौन कौन से postulates हैं वो हम देखेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे हम Yes, बात करें तो टोटल आपको बुक में 6 पोस्टुलेट्स दिया होगा आपके बुक में, लेकिन हम उसको पार्ट वाइज पार्ट ब्रेक करके 8 पोस्टुलेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना? आपको 6 पोस्टुलेट दिया हुआ होगा बुक में, हम उसको 8 पोस्टुलेट के फॉर्म में लिखेंगे। लिखिए, लिखिए फर्स्ट पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए। First postulates. Atom contain two parts. Atom contain two parts. Two parts. Nuclear part and extra nuclear part. Extra nuclear part. Extra nuclear part. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना? अब न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है ये लिख लेते हैं। पहले लिखिए न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट that is nucleus is present at the center. Nucleus is present at the center. न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा? न्यूक्लियर सेंटर में होगा। Yes. Nucleus is present at the center. Sir, repeat again. Nucleus is present at center. सेकंड लिखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देखिए, which contain electron present outside and it revolves around the nucleus, around the सर हाँ आउटसाइड के बाद में outside and it revolves revolves around the nucleus in closed circular path. Closed circular path. In closed circular path.
ठीक है ना, इनक्लोज सर्कुलर पाथ, इनक्लोज सर्कुलर पाथ, दिस इसी में लिखिए, दिस क्लोज सर्कुलर पाथ, this closed circular path is known as, this closed circular path is known as stationary orbit. This closed circular path is known as stationary orbit. Stationary orbit having fixed energy, having fixed energy, having fixed energy. देखिए, ए आपका हो गया एटम का न्यूक्लियस, और ए हो गया आपका आउटर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलर पाथ, क्लोज्ड सर्कुलर, क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट या पाथ, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, बोलो, ऑर्बिट, ऑर्बिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, Nucleus. क्या बोलते हैं। न्यूक्लियस, अब ये जितने भी क्लोज सर्कुलर पाथ होंगे उनकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के पास हो गया तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, हर एक की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी और फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी लेकिन फिक्स्ड होगी, दूसरे एनर्जी की ऑर्बिट अलग होगी लेकिन फिक्स्ड होगी, तीसरे एनर्जी की, तीसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अलग होगी लेकिन फिक्स्ड होगी। किससे अलग होगी, पहले वाले से अलग होगी, दूसरे वाले से अलग होगी, फिर तीसरे वाले से अलग होगी। ऐसे हर एक ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है और उस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी। मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में मैं हूं, तो इसमें यदि मैं रिवॉल्व कर रहा हूं और मेरे साथ और भी कोई रिवॉल्व कर रहा है तो उन सबकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। यहाँ पे मान लो कि दूसरा कोई है, सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड और दूसरा कोई है, तो यहाँ पे जो भी रिवॉल्व करेगा उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी। तीसरे ऑर्बिट में मान लो तीसरा कोई है, तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन है, और वहां इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व करेगा उसकी क्या एनर्जी होगी, फिक्स्ड होगी। अच्छा, मान लो यहाँ पे 1 पे मैं हूं, सेकेंड पे कोई दूसरा है, थर्ड पे कोई दूसरा है, मैं यदि जंप करके सेकेंड पे गया तो मेरी एनर्जी क्या होगी, Change होंगे. चेंज होगी, होगी क्या। यस Yes sir. अब मान लो कि सेकेंड से मैं थर्ड पे गया जंप करके, तो मेरी एनर्जी क्या होगी, फिर से change होगी. चेंज होगी, होगी क्या, Yes sir. यस और नो। Yes sir. और ऐसे जो होते हैं ना ऑर्बिट, जो होते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड पोस्टुलेट हमारा यही बोलता है, लिख लीजिए पहले, सेकेंड पोस्टुलेट लिखिए, देयर आर, Sir, we have to draw that diagram. क्या हुआ, ये ड्रॉ करना है क्या, अभी ड्रॉ मत कीजिए, Okay, sir. पहले ए वाला ड्रॉ कर लीजिए और सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्योंकि अभी फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन किया हूं उससे ये डायग्राम। सेकेंड पॉइंट, देयर आर infinite stationary orbit, there are infinite stationary orbit available around the nucleus, there are infinite stationary orbit available around the nucleus। जैसे अब ये देखिए, आपको ये पता है ये न्यूक्लियस है,
ठीक है ना। ऐसे इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा, इनका नाम होता है, क्या नाम होता है? ये न्यूक्लियस हो गया, ALMN ALMM, इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, L, इसको M, एम, M, इसको एन, N, इसको ओ, इसको पी, क्यू। देखिए अपने को 4 ही पढ़ना, KLMN पढ़ना है। इन्हीं चारों से, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो इन्हीं चारों से काम चल जाता है। तो जब आपको ABCD जैसे KLMN के फॉर्म में हो, तो इसी को हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल, सेल। और इसको नंबर के फॉर्म में दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। Orbit, ऑर्बिट। मतलब ऑर्बिट और सेल में क्या डिफरेंस है? दोनों एक है। मतलब मैं ही हूं, मैं अमितेश कुमार आपके लिए अमितेश कुमार हूं, मेरे मम्मी पापा मुझे बेटा बोलते हैं, मेरी बेटी मुझे पापा बोलते हैं। मतलब मैं ही अकेला हूं, लेकिन सबके लिए क्या है? अलग अलग है। तो यदि हम अल्फाबेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेल, Shell, सेल। शेल। और उसको न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या ऑर्बिट। बोलते हैं? ऑर्बिट। Orbit, आ रही बात समझ में? yes यस sir, सर। तो ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, या ऐसे इनफाइनाइट सेल होता है। अब आप बोलोगे सर जेड तक होता है, तो KLMNO PQRS TUV WXYZ, फिर ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ से रिपीट होता है। या फिर जब खत्म हो गया के तक रिपीट आने लगा, फिर उसको डैश बोल देने लगा, के डैश, एल डैश, एम डैश, एन डैश। लेकिन इतने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 10वीं तक तो पढ़ते हो, KLMN के फॉर्म में पढ़ते पढ़ते पूरी 10वीं खत्म हो जाती है। यस और नो? yes यस सर। और 10वीं नहीं, आपकी 12वीं भी खत्म हो जाएगी यही 4 पढ़ते पढ़ते। ठीक है। और एग्जाम में इसके बाहर आता भी नहीं है। होता है KLMNO PQRS TUV WXYZ, इनफाइनाइट बोला तो इनफाइनाइट होगी। अब इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है। हमारा जब लेटर की बात करें तो 26 लेटर है, तो 26 तो नहीं होता है ना, इनफाइनाइट होता है। तो डैश हो जाएगा, फिर डबल डैश होगा, फिर ट्रिपल डैश होगा, लेकिन उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में ना? यस, चलिए बताइए मुझे। हाँ बोलिए अजिंक्य, कुछ डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। बताइए बोहर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? सर फर्स्ट postulate is atom contains 2 part. यस, एटम के 2 पार्ट होते हैं। बस बस रुको रुको रुको, सबको मौका मिलना चाहिए। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं नकुल? सर न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वेरी गुड। पूर्वजा बताएगी न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? सर न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में? सर इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट होते हैं, यस, आउटसाइड में एक present होते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हाँ सर। यस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। यस और नो? यस Yes, सर। sir. yes sir. साक्षी खेड़कर बताइए सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या है? There are infinite stationary orbit available around the nucleus. यस। प्रणीता बताएगी सेल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है? शेर हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्बिट नंबर से। जब 1 2 3 4 नंबर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट। और जब KLMN बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शेल। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes यस sir. सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो। चलिए वेरी गुड। चलिए थर्ड पोस्टुलेट्स लिखिए। सर ये भी ड्रॉ करना है?
हाँ हाँ हाँ, हो गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, बटुरा जाए क्या? बटुरा सर हु सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर। रोज लेक्चर करोगे, कम बोलोगे, मतलब कम बोलने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, जो नहीं है पूछना है, समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन हमें क्या पीएचडी नहीं करना है, हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर स्कोर करना है। चलिए यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट available circular orbit, out of this infinite available circular orbit, electron will revolve, electron will revolve only in, electron will revolve only in those circular orbit, only in those circular orbit, those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of integer multiple of h upon 2 pi. In angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, and this is known as, and this is known as quantization of angular momentum, quantization of angular momentum, quantization of angular momentum. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े होंगे। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी। r का है रेडियस, डिस्टेंस, Radius. ठीक है ना? तो mvr को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और अभी आपने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr। मतलब हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई।
ये क्या होता है इसका मतलब, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई का मतलब होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा बताएगा। MVR का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। MVR का मतलब क्या होता है, Angular momentum. इधर हर एक टर्म को लिख लेंगे, वेयर M इज इक्वल टू, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करेगा, इस ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो Electrons. ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
हाँ बोलो बटराज। सर ये रिलेशन कैसे डिराइव करा इन्होंने कि h/2 होगा, हाँ h/2 होगा? ये बोला, इस यही तो बोला एंगुलर मोमेंटम, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, यही बोलता है। और पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब क्या किया, मान लिया गया कि ऐसा है, ऐसा सर होता क्वांटाइजेशन है। मतलब यदि क्वांटाइजेशन हाँ, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन मतलब कि एच का मतलब क्या होता है, क्वांटम होता है ना, क्वांटम होता है उसका, प्लैंक्स क्वांटम होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ होता सर। है क्या, कांस्टेंट होता यस है। सर, यस सर। Yes, sir. उसी से आया है क्वांटाइजेशन, मतलब एक एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एक क्वांटम के इक्वल है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। सर इसी को क्वांटाइजेशन की बोला गया डेफिनेशन क्या है क्वांटाइजेशन। उसमें? क्वांटाइजेशन मतलब सर क्वांटाइजेशन का मतलब? क्वांटाइजेशन का मतलब देखिए, एक रिलेशन बताया गया किसके बीच में, क्वांटम, जो सॉरी, आपने हेडिंग में ही क्या डाला था कि एक किससे रिलेटेड है, फिजिक्स के कौन से पार्ट से रिलेटेड है? Momentum. एंगुलर मोमेंटम। नहीं नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स से है। क्लासिकल लॉज जो है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, Yes, sir. यस सर। वो जो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, उसी से रिलेशन डिराइव होता है कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए वैल्यू के इक्वल होगा, h/2 के इक्वल होगा। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। सर तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इससे क्या रिलेशन फिर? हाँ, अगर हम बोल रहे क्वांटाइजेशन जैसा फॉर्मूला आ गया तो हम इसे मोमेंटम से क्यों रिलेट करते हैं सर, एंगुलर मोमेंटम से न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के? अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो कुछ ना कुछ उसको मोमेंटम होगा ही ना होगा। सर ऑर्बिटल्स में करता है ना ऐसा, हाँ, प्रैक्टिकली देखा गया तो ऑर्बिट में करता है, ऑर्बिटल में नहीं, ऑर्बिट में करता है। तो ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस भी तो होगा ना, और मूव कर रहा हो तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगा ना। और जब इलेक्ट्रॉन है, उसका मास भी तो है ना। जब मास है, कुछ उसकी वेलोसिटी है, न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस में मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस भी है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। सर इससे क्या मिलेगा रिलेशन? क्या मिलेगा, हाँ ये अच्छी एंगुलर बात है, मोमेंटम। ये अच्छी बात है कि अब मैं बोलूं कि मान लो कि जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि हर एक ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है क्या? यस सर। मैंने Yes, वहां sir. पे ये बोला क्या कि इसकी कम होती है, इसके ज्यादा होती है, हम बढ़ते जाते। तो यही रिलेशन निकालने के लिए कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ये रिलेशन निकालने के लिए ये पढ़ा जाता है। ओके सर। सर एक जनरल स्टेटमेंट था मेरे पास। सर ये हम शेल के से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक के नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किसने? सर ये मतलब मैंने ऐसा सुना है कि ये जो सेल है ना सर, इसको हम के पहले मतलब ABCD से के से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि के से किसी साइंटिस्ट ने मतलब डिस्कवर किया था। सर ऐसा कुछ है क्या? के नाम के, हाँ के नाम के, इसलिए उसको के से स्टार्ट करते हैं सीरीज। और एम वाले एम नाम के, नहीं नहीं नहीं, वो के वाले नहीं निकालते, इसलिए के से स्टार्ट करते तो हैं फिर एम ऐसा। वाले को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग ऐसे
ऐसा ऑर्बिटल्स में कैसा 1 2 3 से स्टार्ट है, 1 से हाँ, स्टार्ट हाँ। है, वैसा के से क्यों स्टार्ट है ऐसा? सही है क्या सर? ये अब कोई साइंटिस्ट ने एबीसीडी जो है, एबीसीडी है, ए से क्यों स्टार्ट है? सर ये तो मतलब इसका कोई आंसर कैसे दे सकता है अभी? तो बस वैसे ही अब बताओ, स्टार्ट किया गया तो ऐसा मान लिया गया कि जो के सेल होगा उसको फर्स्ट सेल बोलेंगे, एल जो होगा उसको सेकेंड सेल बोलेंगे, एम जो होगा उसको थर्ड सेल बोलेंगे, और इसके आगे आगे ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बोलेंगे। सर मैंने तो सुना था कि के नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने सेल का मतलब नाम बताओ। नाम सर मैं आपको कल बोल सकता हाँ, हूँ। कल बोलो। हाँ सर। अभी तो ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं है और पढ़ा भी नहीं है कि के नाम के, ऐसा मान लिया गया कि के जो होगा फर्स्ट सेल होगा और फर्स्ट सेल होगा, एल जो होगा सेकेंड सेल होगा, उसकी अपनी अलग एनर्जी होगी, ऐसा मान लिया गया। चलो नोटेशन हम लिख लेते हैं, ए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई में एम क्या है, वी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, एच क्या है और पाई क्या है। तो एम तो लिखा हमने, क्या है एम, क्या है, व्हाट इज एम? Mass of electron. Mass of electron. Electron. लिखो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Velocity of electron. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपसे पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है कि मान लो कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करा सकता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, Radius of orbit. रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये आपसे कैलकुलेट करा सकता है कि बताइए फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा न्यूक्लियस से, तो ये रेडियस आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। एच क्या है, एच को क्या बोलते हैं, Planck's Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 6.626 into 10 to the power minus 6 to 6 into 10 to the power minus 34 joule second. 34 जूल Joule सेकंड, second. ठीक है ना। कभी कभी किसी बुक में 6.63 भी दिया रहता है, तो 6.626 का अप्रॉक्स 6.63 भी हुआ तो भी चलता। एन क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, क्या होता है इंटीजर, 1 2 Number. 1 2 3 whole number. होल नंबर। यस, पॉजिटिव होल नंबर, नॉट जीरो। अब ऑर्बिट कभी जीरो हो सकता है क्या, पहला ऑर्बिट होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, सर जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। हाँ बोलो। सर अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऑर्बिट 0 हो गए ना? जीरो क्यों होंगे, उसका एक ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं ऑर्बिट होंगे ना इनफाइनाइट रिवॉल्व होंगे। करने वाले। वो पहले से दूसरे में भी जा सकता है, दूसरे से तीसरे में भी जा सकता है, पहले से लास्ट में भी जा सकता है। सर उसने लॉस ऑर्बिट कर दिया। इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रॉन एक है। सर अगर हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया उसके एक अरे इलेक्ट्रॉन को लॉस तो किया या गेन किया, मान लो लॉस तुम कर घर दिया, से बाहर लॉस निकल, अरे सुनो, तुम घर से बाहर निकले हो तो तुम्हारे घर नहीं रहेंगे क्या, रहेगा सर। घर से बाहर निकलो क्लास करने के लिए तो तुम्हारा घर है या चला गया घर, पर घर तो खाली हो गया ना सर, तो घर ऑर्बिट खाली हो खाली गया हो गया ना। है या नहीं, है सर। है है सर। ना। तो इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन उसके पास वो घर रहेगा, खाली घर रहेगा। तुम सर वो निकल गए, इसका मतलब एम्प्टी तुम्हारा घर एम्प्टी ऑर्बिट्स का क्या सिग्निफिकेंस हुआ फिर? किसका, एम्प्टी ऑर्बिट्स का? एम्प्टी ऑर्बिट का, यदि तुम, अच्छा मान लो दिन भर घर से बाहर थे पढ़ने के लिए, रात में घर आए कि नहीं आए, आओगे तो रहोगे कहाँ। यदि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, दे दिया, और यदि किसी के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रखने के लिए क्या हो, घर तो होना ना। सर दे भी तो सकता है ना गेन करने की जगह। बेटा कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर इसके पास बचेगा क्या, उसका 0 एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन। बचेगा क्या। एक तो पहले देता नहीं है, दे देगा तो मतलब दूसरे के साथ शेयर करेगा। अब तुम्हारे पास एक ही पेन है और क्लास में आ गए हो और कोई दूसरा कोई लेके नहीं है, तुम अपना पेन दे दोगे उसको और तुम खाली बैठ जाओगे क्लास में।
नहीं सर। क्या करोगे? सर पेंसिल होंगी तो आई तोड़ के दे दूंगा, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना दूंगा। यस। और मान लो पेंसिल भी नहीं है तो? सर नहीं दूंगा फिर। और मान लो कि तुमको ब्लू पेन है और ब्लैक पेन चाहिए, और तुम्हारे बाजू में जो बैठा हुआ है उसके पास रेड ब्लू ब्लैक सब पेन है, तो क्या करोगे? उसके साथ शेयरिंग कर लोगे ना। यस सर। और शेयरिंग करने के बाद क्या, लिखने के बाद घर लेके चले जाओगे? नहीं, दे दूंगा वापस। दे दोगे, वापस कर दोगे, मतलब अपने काम होने तक रखोगे। तो वही क्या होता है, जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कोई यहाँ पे और दूसरा कोई एलिमेंट आया जिसके पास रेड ब्लू ब्लैक ऐसे बहुत से पेन है, तो उसके जो पेन हमें चाहिए उसके साथ शेयर कर लेंगे, तो उसके पास भी क्लास में जब तक बैठे उसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। और मान लो मेरे पास जो कलर का पेन है उसको लग रहा है, तो वो भी पेन यूज कर सकता है, हम भी पेन यूज कर सकते हैं। ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेंगे। सर ऐसा कोई दोनों एक्सेप्शन के नहीं पास। होगा क्या, मतलब हाँ? ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होगा क्या सर, जब हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तब? अरे बेटा वही बात हो रही है कि तुम्हारा जो घर है तुम बाहर निकल गए और दूसरे को दे दिए रहने के लिए, बात वैसी हो गई। समझा? ये जो एग्जांपल देता हूं ना सिर्फ समझाने के लिए, इसको दिल पे मत ले लेना। सर HCl जो है ना सर, तो वो HCl में सर हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन देता है ना सर Cl को। तो वो दूसरा तरह का बॉन्ड बनाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाता है वो। हाँ ना सर, तो फिर हाइड्रोजन के हो गए ना सर 0। हाँ, हाइड्रोजन के 0 इलेक्ट्रॉन हो गए ना सर फिर। बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों देता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बैलेंस करने के लिए दोनों को न्यूट्रल होना है। तो ये कहाँ बैलेंस हो गया, ये तो पूरा देके भिखमंगा बन गया, खाली हो गया। ये तो अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन है, देके तो पूरा एक खाली हो गया, तो कैसे बैलेंस हुआ? मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और पूरा 1 करोड़ का 1 करोड़ दान देके रोड पे चले आए, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। क्या होगा? उसमें से यदि तुम्हारे पास 1 करोड़ है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख दान दोगे, लेकिन बाकी का पैसा तो रोकोगे ना। उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये नहीं बोले स्टेबिलिटी होगी 1 करोड़ है और 1 करोड़ बैंक से लोन लेके 2 करोड़ दान दे दिया, इसको स्टेबिलिटी बोलेंगे? नहीं सर। हाँ चलो। और ये जो है ना, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे जेई में क्वेश्चन आया था 2013 में। एक पैराग्राफ आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन थे 12 मार्क्स के, 2013 में। चलिए, ये हमारा कौन सा पोस्टुलेट था? 4th था सर। थर्ड। थर्ड था। फोर्थ की बात करेंगे, 4th पोस्टुलेट। 4th पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट। लिखिए, energy of each stationary orbit, energy of each stationary orbit is fixed. Energy of each stationary orbit is fixed, and as distance of electron and as distance of electron increases, distance of electron increases from the nucleus, its energy also increases. Its energy also increases. क्या मतलब है कि देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है E1 है, सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है E2 है, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है E3 है। ये क्या होगा, इंक्रीज करते बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएंगी। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी इन्फिनिटी की होगी, और वो वैल्यू कितनी होती है? 0। सर एनर्जी सर जीरो कैसे? हाँ? जीरो कैसे आएगा बेटा, कैलकुलेशन करेंगे, बर्दाश्त करो थोड़ा सा।
सर अगर लास्ट सबसे मैक्सिमम वाले की 0 है तो तो सर हो सकता है ना, पहले की एनर्जी इनके तो -10 हो माइनस में होंगे गया, फिर। पहले की एनर्जी -10 हो गया, सेकंड की जगह -7 हो गया, -6 हो गया, ऐसे बढ़ते 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 ये तो इंक्रीजिंग हुआ ना। तो सर हमने पिछले फॉर्मूला देखा सर एंगुलर मोमेंटम में, जहां हमने देखा सर एन की वैल्यू जो रहेंगी वो Integer। इंटीजर रहेंगी सर, ये तो इंटीजर में नहीं है। क्या 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 बोले? सर हमने थर्ड ऑर्बिटल में थर्ड पोस्टुलेट में देखा ना सर हमने, मतलब एन की जो वैल्यू होंगी वो इंटीजर में होंगी। इंटीजर में होगी, अभी बराबर है। आप माइनस बोल रहे हो तो फिर कैसे? इंटीजर में ही आता है मैं माइनस। वो एनर्जी का थोड़े रिलेशन निकाल, वो एंगुलर मोमेंटम था। एंगुलर मोमेंटम एनर्जी है क्या? नहीं सर। नहीं मैं सर। एनर्जी की बात कर रहा हूँ बटुराज, यस सर, समझा मैं अभी। कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होते जाएगा, इंक्रीज बढ़ते होते जाएगा। जाएगा, और मैक्सिमम एनर्जी जो होगी इन्फिनिटी वाले होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0। Zero. ठीक है ना? जैसे ई यस सर। के सब ई सेल की बात करें, एल सेल की बात करें, एम सेल की बात करें, एन सेल की बात करें, तो के सेल का एनर्जी सबसे कम होगा और ए इन्फिनिटी वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, और वो कितनी होगी, 0 होगी। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सर इन्फिनिटी के पहले जितने भी सर एनर्जी के वैल्यूज आएंगे वो सब नेगेटिव में ही होंगे बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। सर कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते वो, मतलब एनर्जी। अब बोल रहा हूँ मैक्सिमम 0 है तो पॉजिटिव कैसे होगा? हाँ वही सर। चलो ठीक है, आगे के जो पोस्टुलेट्स हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर लेक्चर में हम फोर्थ आगे, पोस्टुलेट एक बार रिपीट कीजिए। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ वाला लिख लो। एनर्जी ऑफ each stationary orbit, energy of each stationary orbit is fixed, and as distance of electron increases, distance of electron increases from the nucleus, its energy also increases. सर बोलो। ऐसा भी पॉइंट लिख लेगा सर, E1 to E infinity -1 all values will be negative। क्यों लिखोगे? सर सबकी वैल्यू तो नेगेटिव ही होंगी ना। निगेटिव भी होती है ना। क्यों, मतलब आसान चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हो? सर ये पूछेगा मैक्सिमम क्या? याद रखो 0, मतलब उससे कम होगा तो सब निगेटिव ही होगा। और यस कहाँ सर। की होती है, इन्फिनिटी की होती है। यस सर। ठीक है, चलो फिफ्थ पोस्टुलेट्स से हम कल देखेंगे, 5, 6, 7, 8 कल देखेंगे, और इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है। जैसे किसी ने पूछा शुरुआत में हमें क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लियर कर दूं कि हम ऑर्बिट, मतलब कौन से, मान लो कि 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कितना डिस्टेंस पे होगा, 10th ऑर्बिट में कर रहा है तो उस कितने न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे होगा। ये दूसरा, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी कितनी होगी, सेकंड की कितनी होगी, इंफिनिटी की कितनी होगी। सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि यदि मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे 5th पोस्टुलेट, 6, 7 और 8 पोस्टुलेट्स, और उसके बाद इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है? यस सर। ओके। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. नहीं सर। सर ये वैल्यू सर बोलिए। इन्फिनिटी सर 0 कैसा है, किसने दिया है सर? बोहर ने ही दिया है ना, बिल्कुल, उसने कैसे कैलकुलेट किया है सर ये? फार्मूला देता हूँ ना मैं तुमको, फार्मूला देता हूँ उसको,
मैं एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं उस सब का प्रूफ है। यस सर। चलिए चलिए, बाय बाय सर कल एवरीवन। के सर कल परसों के क्लास में देने वाले हो क्या आप एप्लीकेशन इसका? हाँ हाँ, ओके सर। ओके चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। सर आपने Bye, डीपीपी sir. 2 नहीं डाली सर ग्रुप पे? हाँ, डीपीपी 2 नहीं आई सर ग्रुप पे अब अब तक? डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। यस सर। बाय सर। चलिए बाय बाय सर। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.